Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज हम अगेन AKU के एक पास पेपर को डिस्कस करेंगे और ये जो AKU का पास पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर है क्योंकि दिस इज द सेम पेपर जो 2012 के अंदर आया फर्स्ट टाइम एंड अगेन जब AKU का 2023 के अंदर एग्जाम हुआ तो जो पहला एग्जाम हुआ था उसके अंदर एग्जैक्टली हमारे पास यही पेपर जो है वो अपेयर हुआ था। फिर बाद में वो टेस्ट कैंसिल हुआ, देन रीटेस्ट हुआ। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि भाई AKU के पेपर में आपके पास 20 जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे जाओ तो आपको नजर आएगा 20 आपके पास बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, 20 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के, 30 रीजनिंग के, साइंस रीजनिंग एंड 30 मैथमेटिक्स रीजनिंग के। अब देखो, अगर आप सही क्वेश्चन जो है वो आंसर करते हो देन 1 मार्क बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में, और अगर आप गलत मार्क करते हो तो आप 0.25 मार्क्स लूज कर दोगे। ठीक है, तो सिंपल ये नेगेटिव मार्किंग वाला चक्कर भी है। सही है, ठीक है। तो ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई बायोलॉजी को। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि द डायग्राम शो 4 फूड चेन। 4 फूड चेन दिखा रहा है कि भाई सन से राइस और राइस से ह्यूमन, ये सन से मेज और मेज से ह्यूमन, सन से ग्रास, ग्रास से काउ, काउ से ह्यूमन, सन से वाटरवीड, फिश एंड ह्यूमंस। आपसे कह रहा है which chain make the most efficient use of solar energy। अब देखो, मोस्ट एफिशिएंट का क्या मतलब है? मोस्ट एफिशिएंट का मतलब ये है कि सोलर एनर्जी जो आई वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच जाए? नीचे, यानी कि ह्यूमंस तक पहुंच जाए, लॉस कम से कम हो। तो सवाल ये होता है कि सोलर एनर्जी का लॉस कौन सी फूड चेन के अंदर होगा? भाई जितने ज्यादा बीच में बैरियर्स आएंगे, जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उतना लॉस होगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक कार एक सीधी सड़क पे जा रही है और वहां एक जगह 4 स्पीड ब्रेकर्स हैं और एक जगह 2 स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो आपको गाड़ी कहाँ ज्यादा रोकनी पड़ेगी? 4 वाले पर। कहाँ कम रोकनी पड़ेगी? 2 वाले पर। सेम कहानी यहाँ पे कि जब आप ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बीच में लेकर आओगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, और अगर कम आएंगे तो कम होगा। अब सवाल ये होता है कि इसको पहचाने क्या? देखो, जो सबसे शॉर्टेस्ट फूड चेन होगी ना, जाहिर सी बात है उसके अंदर सबसे कम ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, और जब सबसे कम ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे एनर्जी लॉस भी कम होगा। तो अगर आप देखो, सन से राइस और राइस से ह्यूमन, तो ये टोटल तीन, दो, ए बीच में राइस आ रहा है बस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सन से मेज और मेज से ह्यूमन, बीच में मेज आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखो 2 और 3 में, तो ग्रास, ग्रास से काओ, काओ से फिर ह्यूमन, तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म बीच के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट फूड चेन कौन सी है? 1 वाली और 4 वाली। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाता है भाई? करेक्ट आंसर आपके पास हो जाता है 1 and 4। वाई 1 and 2? मैंने बता दिया 2 and 3 आर द लॉन्ग फूड चेन है, तो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ज्यादा इन्वॉल्व है, तो अल्टीमेटली लॉस भी ज्यादा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ए बी यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो तमाम ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। क्यों? आपको पता है इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जब आप आरबीसी को देखते हो, कौन से? ए बी वाले, तो उनके ऊपर ए एंटीजन भी होती है और बी एंटीजन भी होती है। अब कोई भी शख्स ब्लड ग्रुप कब रिसीव नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ये ए तो रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके पास ए एंटीजन मौजूद है, बी नहीं रिसीव कर सकता। क्यों? क्योंकि एक कानून है कि जो एंटीजन मेरी बॉडी में नहीं है, मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। क्या मतलब? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरी बॉडी में बी एंटीजन नहीं है, तो मेरी बॉडी बी के खिलाफ क्या बना लेगी? एंटीबॉडी। इसी तरह अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मेरी बॉडी में ना तो ए है ना बी एंटीजन है, तो मेरी बॉडी ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मेरी बॉडी ना तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी क्योंकि वो भी मौजूद है, ना तो बी के खिलाफ बनाएगी क्योंकि वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ना इसके पास ए एंटीबॉडी है ना बी एंटीबॉडी है, तो ये ए से ब्लड भी रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव भी कर सकता है,
और ओ से भी कर सकता है, क्योंकि ओ के पास तो वैसे ही कोई एंटीजन नहीं होता। तो इसका मतलब है इसने तीनों से रिसीव कर लिया, और ए बी से भी रिसीव कर सकता है, यानी कि चार हो गए। तो इसका मतलब ये है कि चारों से ब्लड रिसीव कर सकता है। तो आपसे ऑप्शन ए के अंदर क्या है, दे डू नॉट सफर फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया सफर हो सकता है भाई, ब्लड लॉस हो गया, एनीमिया सफर हो गया, एनीमिया हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। देन दे रिसीव मोर ब्लड देन अदर पीपल, नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर ना। ज्यादा ब्लड रिसीव करने का क्या मतलब है? दे कंटेन नीदर ए नॉर बी एंटीबॉडी, यस, देयर ब्लड कंटेन नीदर ए नॉर बी एंटीजन, नहीं एंटीजन तो है भाई। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following respiratory organ is not closely associated with blood supply? ठीक है, ब्लड सप्लाई से एसोसिएटेड नहीं है। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन? अब आपको पता है लंग्स, लंग्स के पास एल्वोलाई होते हैं, ठीक है, और इन एल्वोलाई के पास अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से गिल्स, गिल्स के पास भी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन स्किन एंड अर्थवर्म, देखो अर्थवर्म के अंदर आपको ब्लड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, एंड अर्थ वॉर्म की जो स्किन है उसके पास भी ब्लड सप्लाई होती है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ट्रेकियल ट्यूब इन इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स के पास जो भी ट्रेकियल सिस्टम है वहां पे एक तो हीमोग्लोबिन है नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वहां पे हीमोग्लोबिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे ब्लड की भी नॉर्मली ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, ब्लड सप्लाई एसोसिएटेड नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया डू रिएक्शंस ऑफ ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर आप NADH2 और FADH2 को ATPs के अंदर कन्वर्ट करते हो, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हो। तो सवाल ये होता है कि ये जो ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये होती कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको पता है ग्लाइकोलिसिस होती है, अगर आप याद करो तो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, फिर क्रैब साइकिल होती है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स के अंदर, और फिर जो ईटीसी होती है ये होती है आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब आपको अगर याद हो, सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इन फोल्डिंग्स को आप क्या कहते हो? क्रेस्टा है। ये फोल्डिंग्स क्यों है? ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट आउटर। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम में नहीं होता, बिटवीन इनर एंड आउटर नहीं, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे कुछ नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया? ह्यूमन सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कौन से? नर्व सेल के पास होता है, ऑब्वियसली उसे एनर्जी बनानी होता है। आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्यों? आरबीसी में आपको पता है न्यूक्लियस भी नहीं होता। आरबीसी में आपने मेजर जो जगह छोड़नी होती है वो छोड़नी होती है हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगर हीमोग्लोबिन के लिए आप जगह नहीं छोड़ोगे तो हीमोग्लोबिन कहां जाएगा? तो आपने हीमोग्लोबिन के लिए जगह छोड़ दी। जब हीमोग्लोबिन के लिए जगह छोड़ी तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा न्यूक्लियस, मेच्योर आरबीसी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल ये होता है, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है रेड ब्लड सेल में, तो रेड ब्लड सेल अपनी एनर्जी कैसे बना रहा है? उसके पास डिफरेंट और तरीके का आ जाए, ठीक है, और तरीके का यूज करता है अदर देन ये क्रैब साइकिल या ईटीसी वाला जो होता है। बहरहाल, तो आरबीसी इज द राइट आंसर, क्योंकि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लिवर सेल के पास भी होता है, डब्ल्यूबीसी के पास भी होता है। ओके, moving to the next question, and this is one of the very important and very interesting question, ठीक है। ये आपको रेड स्पॉट के अंदर भी मिल जाएगा, एंड ये 2012 के अंदर आया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि बैक्टीरिया वर कल्चर्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी नाइट्रोजन। आपने एक कल्चर मीडियम बनाया, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। आपको पता है कि डीएनए में, अगर आप डीएनए को देखो तो डीएनए हेलिक्स होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन स्पेसिस, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपने इसको नाइट्रोजन 15 यानी कि हैवी नाइट्रोजन वाले
कल्चर के अंदर ग्रो करवाया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन यूज होगा वो नाइट्रोजन 15 यूज होगा, नाइट्रोजन 15 यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रो ही से उस एनवायरनमेंट के अंदर करवाया, अगर 14 में करवा दे तो 14 होता। फिर कह रहे हैं अनटिल अनटिल ऑल द डीएनए वर लिविड, ठीक है, तमाम का तमाम जितना भी डीएनए था, तमाम के तमाम के अंदर क्या आ गया, नाइट्रोजन 15, यानी कि जितने भी डीएनए हैं उनके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर नाइट्रोजन 15 मौजूद है। अब कह रहे हैं द बैक्टीरिया वर देन ग्रोन इनटू अ मीडियम कंटेनिंग ओनली नॉर्मल नाइट्रोजन। अब आपने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया को उठा के डाल दिया नॉर्मल नाइट्रोजन वाले सैंपल के अंदर, नॉर्मल सैंपल के अंदर ग्रो करवाया, कितनी जनरेशन तक, 5 जनरेशन तक। अब सवाल ये होता है, द परसेंटेज ऑफ सेल कंटेनिंग नाइट्रोजन 15 एनी इन एवरी जनरेशन वर एस्टिमेटेड। अब जब आपने खुद सोचो, नाइट्रोजन 15 वाले को ग्रो करवाया नाइट्रोजन 14 में, तो आपको पता है जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, इट्स सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? अगर आप इसको देखो, सपोज, ठीक है, सपोज दिस इज द डीएनए जिसको आपने नाइट्रोजन 14 के अंदर ग्रो करवाना शुरू किया। अब जब आपने इसको नाइट्रोजन 14 के अंदर ग्रो करवाया, तो आपको पता है डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि आधा स्टैंड पुराना होता है, आधा स्टैंड नया होता है। यानी कि सपोज जब ये नाइट्रोजन 15 के अंदर आप ग्रो करवाओगे, मैं मान लेता हूं इससे 2 डीएनए बनेंगे। अब जो 2 डीएनए बनेंगे, उन 2 डीएनए के अंदर एक स्टैंड पुराना होगा, यानी कि 15 वाला होगा, दिस इज नाइट्रोजन 15 वाला स्टैंड, दिस इज नाइट्रोजन 15 वाला स्टैंड। और जब आप इसे नाइट्रोजन 14 में ग्रो करवाओगे, तो दूसरा स्टैंड जो बनेगा वो नाइट्रोजन 14 यूज करते हुए बनेगा, नाइट्रोजन 14 यूज करते हुए बनेगा। अब अगर आप गौर से देखो, तो जब एक डीएनए से रेप्लिकेशन हुई और 2 डीएनए बने, तो नाइट्रोजन 15 का अमाउंट आधा हो गया। कैसे पता? 1 2 3 4, 4 स्टैंड है। चार में से कितने स्टैंड में नाइट्रोजन 15 है? 2, यानी कि 50%। अब लेट सपोज ये और रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और रेप्लिकेट करता है, तो अब बनाता है 4 स्टैंड्स, ठीक है। अब अगेन इन चारों स्टैंड में, अच्छा, इसको ऐसे बनाते, इन चारों स्टैंड में होगा क्या, होगा ये कि एक होगा नाइट्रोजन 15 वाला, देखो, चार में से, देखो अब ये 2 से 4 होने जा रहे हैं ना, डीएनए 2 से 4 होने जा रहे हैं, तो देखो एक स्टैंड ये वाला होगा पुराना, नाइट्रोजन 15 वाला, एक स्टैंड ये वाला होगा नाइट्रोजन 14, ठीक है। देन एक स्टैंड यहां से नाइट्रोजन 15 का आएगा, देन एक स्टैंड यहां से नाइट्रोजन 14 का आएगा। अब आप इसे कौन से मीडियम के अंदर ग्रो करवा रहे हो? 14, तो 15 का तो चांस ही खत्म हो गया। देन यहाँ पे भी जो डीएनए लगेगा, स्टैंड बनेगा, वो 14 वाला बनेगा, यहाँ पे भी 14 वाला बनेगा, यहाँ पे भी 14 वाला बनेगा, और यहाँ पे भी 14 वाला बनेगा। अब अगर आपसे पूछो कितने परसेंट हो गया, कितने परसेंट हो गया भाई, तो टोटल कितने स्टैंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टैंड है। 8 में से कितनों के पास आपके नाइट्रोजन 15 है? 2 के पास, तो 4 और 1, तो ये हो गया 25%, ठीक है। अब अगर आप अगले स्टेप पे जाओगे तो इसका आधा हो जाएगा, उससे अगले स्टेप पे जाओगे इसका आधा हो जाएगा, यानी कि मुसलसल आधा हो रहा है। अब अगर आपसे बोल रहा है कि विच कर्व प्रोवाइड एविडेंस दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कौन सा ग्राफ शो करता है? तो ग्राफ ए तो शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राफ ए 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0% नाइट्रोजन 15 है, एंड देन 50% हो गई, कि बढ़ कैसे रही है, कम होनी चाहिए ना, 50 से 25 हुई है, तो ए तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ बी सी और डी पर, तो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों स्टार्ट हो रहे हैं इससे, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, यहां से। अब 100% से पहले हुआ 50%, तो अगेन बी सी और डी। 50% से हुआ, देखो, 20%, 25%, तो सी
आपके पास आ गया बी नहीं हो सकता। देन 25 से और कम हो जाएगा, तकरीबन कोई 12 के करीब, और फिर इसका और आधा हो जाएगा, फिर इसका और आधा हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द कर्व विच एक्चुअली शो के डीएनए की जो एप्लीकेशन हो रही है वो सेमी कंजर्वेटिव हो रही है। अगर ये सेमी कंजर्वेटिव ना होती तो इसका ग्राफ भी ये शो नहीं होता। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम शो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल अराइव एट साइनैप्स। आपको पता है साइनैप्स क्या होता है? ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इनके दरमियान जो जंक्शन है दिस इज साइनैप्स। तो आपसे कह रहा है द नंबर्ड एरो रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, नंबर्ड एरो क्या बता रहा है? डिफरेंट सब्सटेंसेस की मूवमेंट बता रहा है। तो पहली बात बहुत सिंपल है कि पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास कैल्शियम आता है। अच्छा, आने का एरो, दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, आने का एरो 3 भी है 1 भी है, तो फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन रिलीज क्या होता है? एसिटाइल कोलिन। और इस एसिटाइल कोलिन के रिलीज की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर किसकी एंट्री होती है? सोडियम की। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो एंट्री दिखा रहा है वो तो एक ही दिखा रहा है, 5। तो 5 बेसिकली किसकी एंट्री है? आपको पता है जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या चला जाता है? सोडियम जाते हैं, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है। तो यहां पे तो एक ही एरो दिखा रहा है 5, तो आप इससे भी पहचान सकते हो 5 के अंदर क्या जाएगा? सोडियम जाएगा। तो 5 के अंदर सोडियम आपके पास ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है। लेकिन अगेन देखते हैं, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि यहां से प्री साइनेप्टिक से क्या रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन। तो सोडियम के साथ एसिटाइल कोलिन आंसर बन रहा है। एसिटाइल कोलिन कब रिलीज होता है? जब अंदर कैल्शियम आता है। अच्छा, अब देखो, आंसर तो वैसे मिल चुका है हमें, लेकिन हम कंफर्म कर रहे हैं। देखो, अंदर कैल्शियम आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या चला गया? सोडियम चला गया। अब ये 1 और 2 क्या है? 1 एंड 2 इज नॉर्मल, सोडियम पोटासियम एटीपीएस। ठीक है, नॉर्मल। अगर आप तो सॉरी, नॉर्मल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस नहीं, बेसिकली दिस इज नॉर्मली कि सोडियम अंदर आया, डिपोलराइजेशन हुई, पोटेशियम बाहर गया, एंड कैल्शियम अंदर आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, यहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड किया, उसकी वजह से सोडियम अंदर गया। तो आंसर तो वैसे ही हमें मिल चुका है, ऑप्शन सी। बट स्टिल अगर आप देखो तो 1 इज सोडियम, 2 इज पोटासियम, 3 इज कैल्शियम, 4 इज एसिटाइल कोलिन, एंड 5 इज सोडियम। अगर आप इसको पकड़ना चाहो तो इसको आप 5 से ही पकड़ सकते हो कि 5 में पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या जाता है? सिंपल सी बात है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाता है आपके पास सोडियम, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है। तो यहाँ पे तो कहीं भी सोडियम नहीं है, तो सोडियम से आपने पकड़ लिया, सिंपल। फिर एसिटाइल कोलिन से चल लो, पीछे चले जाओ, तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज mRNA इज 99 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। एक mRNA, वो कितना लंबा है भाई? वो है 999, सॉरी, कितना लंबा है भाई? 999 न्यूक्लियोटाइड लंबा है। अब आपसे आगे कह रहा है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम दिस mRNA। आपको पता है 3 न्यूक्लियोटाइड से एक वो बनता है, आपके पास अमाइनो एसिड बनता है। तो 999 से कितने बनेंगे भाई? 999 से 3 से एक बन रहा है। तो अगर आप सिंपली इसे देखोगे तो आपके पास कितने? 999। अगर मैं इसे यहाँ लिखूं इस तरीके से, या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो अच्छा, ये देखो, 3 से एक बन रहा है, तो 999 से कितने बनेंगे भाई? सिंपल, 999, इसको डिवाइड कर दो 3 से, आपके पास आएगा 333। तो आपके पास कितने अमाइनो एसिड बनेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर? 333। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
चेंज अकर व्हेन अ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर क्या चेंज आता है? अब आपको पता है, एक होता है ए बैंड, जहां पे थिक और थिन दोनों फिलामेंट मौजूद होते हैं। ये ए बैंड कांस्टेंट रहता है, ये शॉर्ट नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी में कह रहे थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट्स जस्ट स्लाइडिंग। जैसे अगर आप रस्सी को एक जगह से बांध दो, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाओ, तो रस्सी की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर आपके पास क्या है, आई बैंड शॉट, यस आई बैंड शॉट होता है। दिस इज द राइट आंसर। तकरीबन अगर आप फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर चले जाओ तो आपको 35% पूरा सार्कोमेयर की लेंथ कम नजर आती है, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेनेटिक्स। क्वेश्चन है, इफ ब्राउन आई बी इज डोमिनेंट टू ब्लू आई, ब्राउन आई इज डोमिनेंट टू ब्लू आई, द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट फॉर आई कलर, जीनोटाइप पेरेंट का क्या होगा? अगर आप देखो बच्चों में, चार बच्चे हैं, और चार बच्चों में ये वाला जो बच्चा है इसकी आई है ब्लू, ब्लू आई का मतलब है इसका जीनोटाइप है ये। अब आपको पता है कि अगर इसका जीनोटाइप है स्मॉल बी, तो ये किसी एक पेरेंट से तो स्मॉल बी आ नहीं सकता। जाहिर सी बात है, गैमीट जब बनेंगे और जब फर्टिलाइजेशन होगी तो मदर से भी इसके पास स्मॉल बी आएगा, फादर से भी इसके पास स्मॉल बी आएगा, तभी जो है वो क्या कंडीशन होगी, तभी इसके पास ये वाली कंडीशन होगी। अब सवाल ये होता है, क्या ये स्मॉल बी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये स्मॉल बी होता तो ये ब्लू आए होते। तो आपके पास एक ही रास्ता बच गया, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इनके पास ब्लू आई नहीं शो हुई, यहाँ पे ब्लू आई शो हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज फादर कैपिटल बी स्मॉल बी, मदर कैपिटल बी स्मॉल बी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द एटीपी आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग, ठीक है, एटीपी सबसे ज्यादा कहां बनते हैं? देखो, अगर आप देखो कौन सा, अगर आप देखो ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर कम एटीपी बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड कम, ठीक है। क्रैब साइकिल के अंदर ज्यादा एटीपी बनते हैं। सो द आंसर इज क्रैब साइकिल, नॉट द ईटीसी, ठीक है, नॉट द ईटीसी। सही है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, सवाल है, a fragment of DNA cut by restriction enzyme form bond with other DNA molecule that have, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब आप एक डीएनए के पीस को कट करते हो और उसके साथ दूसरा लगाना चाहते हो, तो इनके दरमियान, इन दोनों एंड्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड किस वजह से बनता है? क्योंकि यहां पे भी स्टिकी एंड होता है और यहां पे भी स्टिकी एंड होता है, दोनों तरफ, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये स्टिकी एंड है तो, अब ऑप्शन बी में कह रहे हैं स्टिकी एंड है, प्लाज्मिड कंपोनेंट तो हो नहीं सकता, अटैच टू मिथाइल ग्रुप नॉट रेलेवेंट, ठीक है, लेकिन स्टिकी एंड तो है। बट सवाल ये होता है कि अगर आप इस डीएनए को इसमें लगाना चाहते हो तो स्टिकी एंड तो है, बट क्या किसी भी रिस्ट्रिक्शन, इसको अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, इसको अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, तो क्या ये चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। दिस इज द फैक्ट। If you want to actually combine two DNA molecule, you have to fragment, you have to cut this DNA and this DNA with same restriction enzyme, ताकि क्या बने, ताकि आपके पास स्टिकी एंड्स बने और स्टिकी एंड से जोड़ा जा सके। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब स्टिकी एंड्स तो हो सकते हैं, स्टिकी एंड किसी के भी हो सकते हैं। आपने दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, स्टिकी एंड होंगे, बट आप उसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है, सिंपल। आगे आपसे कह रहा है, क्रोमोसोम नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर का मतलब है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड इनमें से कौन सा है भाई? गैमीट डिप्लॉइड होता है? नहीं। स्पर्म, एग डिप्लॉइड नहीं होता, दे आर हैप्लॉइड। तो क्या डिप्लॉइड है? जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म एंड ओवम दोनों हैप्लॉइड फ्यूज किए, उसकी वजह से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन गया।
चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट द स्टारफिश लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ। स्टारफिश इज एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म विंग से? नहीं भाई। फिन से? नहीं। फोरलेम से? नहीं। स्टार फिशेस के पास एक सिस्टम होता है जिसे आप कहते हो वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हो ट्यूब फीट। दिस ट्यूब फीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। ठीक है, सकर की तरह होता है। जैसे अगर आप हवा निकालोगे तो ये चिपक जाएगा, हवा रिलीज करोगे, मतलब इसको, जैसे अगर आपने कभी ड्रॉपर देखा हो तो ड्रॉपर को आप जमीन पे रखो और इसमें से हवा निकाल दो तो वो चिपक जाएगा, रिलीज करोगे आगे बढ़ेगा। तो दिस इज ट्यूब फीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट व्हाट कॉज चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, देखो एक्स इज दिस टेम्परेचर एंड वाई इज दिस टेम्परेचर। एक्स से वाई यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है बॉडी का, क्या होगा? शिवरिंग होगी। इससे तो एनर्जी बनती है, हीट बनती है, तो हीट बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। इंक्रीज एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए? नहीं भाई। इंक्रीज इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। ठीक है, जितना ज्यादा स्वेट रिलीज होगा उतनी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर कम होगा। रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू दी कैपिलरीज? नहीं। ब्लड फ्लो नॉर्मली बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो स्किन पे ज्यादा हीट आएगी, मतलब ज्यादा जो है वो हीट आएगी और ज्यादा हीट रिलीज होगी। सो इंक्रीज एवेपोरेशन ऑफ स्वेट इज द राइट आंसर। जितना स्वेट रिलीज होगा, जितना स्वेट एवेपोरेट होगा, उतनी ज्यादा और स्वेटिंग होगी, उतनी स्वेटिंग होगी तो उतना टेम्परेचर कम होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम शो पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल दिखा रहा है। अब आपसे कह रहा है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 1 2 3 में कौन से बैक्टीरियाज हैं। देखो, नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में होती है, इसको प्लांट के लिए प्रोटीन में कौन कन्वर्ट करता है? प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है ना, उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट के लिए, ताकि प्लांट को नाइट्रोजन मिले और प्लांट इससे क्या बनाए? प्रोटीन बनाए। दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई हो सकता है। ठीक है, फिर आता है आपके पास प्रोटीन एंड डेड प्लांट एंड अमोनियम सॉल्ट। डिकम्पोजिशन होती है बेसिकली। फिर आता है अमोनियम आयन टू नाइट्रेट। अमोनियम से नाइट्रेट बनाना इज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है? नाइट्रिफिकेशन आपके पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कर रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसको देखो, सी, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया 1 1, ठीक है। देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया 2 है, तो आपको ऑप्शन तो मिल गया बी। लेकिन इसको आगे भी देख लेते हैं। नाइट्रेट आयन से वापस नाइट्रोजन गैस बनाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होती है? अमोनियम सॉल्ट से नाइट्रेट बनाना। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है? नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनाना। फर्क है दोनों के अंदर, सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज वाई। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर लेबल्ड एज वाई? वाई इज माइलिन शीट। माइलिन शीट का काम क्या होता है? माइलिन शीट का काम न्यूट्रिएंट सप्लाई करना होता है ना भाई, वो तो न्यूरोग्लिया का काम, सही है। देन सपोर्ट प्रोवाइड करना ना बेसिकली। ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड? नो। फैसिलिटेट रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस? यस। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर, इसमें माइलिन शीट मौजूद है ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब जब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो इसके अंदर सॉल्टेटरी कंडक्शन होगी। सॉल्टेटरी कंडक्शन से ज्यादा तेजी से नर्व इंपल्स गुजरता है। तो अल्टीमेटली दिस इज द न्यूरॉन जिसके अंदर आपको सॉल्टेटरी कंडक्शन मिल रही है, रैपिड ट्रांसमिशन है इंपल्सेस की, एज कंपेयर टू द myelinated neuron. The next question is, next option is assist in the metabolism. नहीं, metabolism से इसका कोई function नहीं। Option C is the right answer. Then next question हमारे पास आता है, the diagram show blood group phenotype of a mother and her 2 child. ठीक है, एक अम्मा और 2 बच्चों का ब्लड ग्रुप बताया जा रहा है। ठीक है, बच्चे का ब्लड ग्रुप है
एक बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ, यानी कि स्मॉल आई स्मॉल आई। तो एक बात तो तय है कि फादर के पास एक स्मॉल आई होगा, मदर के पास एक स्मॉल आई होगा, तभी बच्चा ओ आया। एक बात तो तय हो गई। अब दूसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप है बी और अम्मा का ब्लड ग्रुप है ए। सही है। तो अम्मा का ब्लड ग्रुप तो ये हो गया। सवाल ये होता है कि दूसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप बी कैसे हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ये फादर से ही आया होगा। तो फादर का ब्लड ग्रुप होगा आई बी स्मॉल आई। सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास, द डायग्राम शो सिक्रीशन सेक्शन थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आपको एक सेक्शन दिखा रहा है। विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट ऑफ द डायग्राम सिक्रीट हार्मोन। ठीक है, कौन सिक्रीट करता है हार्मोन। ए इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है। देन डी इज सेरिबेलम, बाकी ब्रेन के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो ए इज द स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली सिक्रीट्स हार्मोन। डिफरेंट आपको ट्रॉफिक हार्मोन्स मिल जाएंगे, वो यहीं से सिक्रीट हो रहे हैं। सो ए इज द राइट आंसर। ए इज द structure that actually secretes hormone. Then the last question. So the last question is, the following option indicate chromosome number before and after a process. Which option correspond to the process of fertilization? Fertilization के अंदर क्या होता है, गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिप्लॉइड के अंदर। ठीक है, हैप्लॉइड कन्वर्ट हो रहा है डिप्लॉइड के अंदर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिप्लॉइड हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, या डिप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं रहता। फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, स्पर्म एंड ओवम दोनों हैप्लॉइड है, ये दोनों फ्यूज करेंगे, ऑर्गेनिज्म बनेगा डिप्लॉइड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आके हमने तमाम बायोलॉजी के AKU के 2012, और अगर आप इसे दूसरे उसमें भी देखो तो 2023 की जो फर्स्ट साइकिल थी उसके हमने तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये कैसा लगा। अच्छा, मैं ये जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वेयर यू कैन एक्चुअली क्लिक एंड डाउनलोड दिस PDF। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।